नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं और उन्हीं में से एक बहुत ज़रूरी सवाल है 20वीं सदी के भारतीय किसान आंदोलनों के बारे में। तो आज हम इसी विषय को न सिर्फ समझेंगे बल्कि इसे एक मॉडल उत्तर की तरह तैयार करेंगे जिससे परीक्षा में बेहतरीन अंक लाए जा सके। तो सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है, 20वीं सदी के किसान आंदोलनों की प्रकृति और महत्व पर एक अच्छा हाई स्कोरिंग उत्तर कैसे लिखा जाए। चलिए इसी सवाल को अपना आधार बनाते हैं और अपनी पूरी बातचीत को इसी के इर्द गिर्द रखते हैं। देखिए, एक अच्छे उत्तर की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना। तो हम भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक दमदार इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन आंदोलनों के पीछे असली कारण क्या थे। इसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडीज देखेंगे, फिर उनके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक सटीक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी उत्तर की जान होती है उसकी प्रस्तावना। यहीं से परीक्षक को ये अंदाजा लग जाता है कि इस विषय पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो देखते हैं कि एक अच्छी प्रस्तावना असल में दिखती कैसी है। तो हमारी प्रस्तावना का जो मूल विचार है वो ये है कि 20वीं सदी के किसान आंदोलन सिर्फ छोटे मोटे स्थानीय विद्रोह नहीं थे। नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये संघर्ष अब संगठित हो रहे थे और सबसे जरूरी बात, ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गए थे। यही वो मेन पॉइंट है जिसे हमें अपनी प्रस्तावना में सबसे पहले रखना है। ठीक है, प्रस्तावना तो सेट हो गई। अब आते हैं उत्तर के मुख्य हिस्से पर, मतलब ये आंदोलन आखिर हुए क्यों, किसानों में इतना गुस्सा, इतना असंतोष कहां से आया। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और मूल कारणों को समझते हैं। देखिए, इन आंदोलनों के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई गहरे कारण थे। एक तरफ थी अंग्रेजों की शोषण करने वाली भू राजस्व नीतियां, दूसरी तरफ जमींदारों और साहूकारों का जुल्म, ऊपर से नील जैसी नकदी फसलों की जबरदस्त खेती ने तो जैसे किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। यही वो मुख्य कारण थे जो पूरे भारत में धीरे धीरे असंतोष की आग भड़का रहे थे। इन वजहों को और बेहतर समझने के लिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं। चंपारण की तिनकठिया प्रणाली को ही देख लीजिए। इसमें किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी, चाहे वो चाहें या ना चाहें। ये शोषण का एक जीता जागता बिल्कुल साफ सबूत था। और शोषण का एक और बहुत ही क्रूर रूप था बेगार, या जिसे कुछ जगहों पर वेट्टी भी कहते थे। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसानों को जमींदारों के लिए बिना किसी पैसे के जबरदस्ती काम करना पड़ता था। ये उनकी बुरी हालत की एक कड़वी सच्चाई थी। तो कारण तो हम समझ गए, लेकिन इन कारणों की वजह से कौन कौन से बड़े आंदोलन हुए, अब ये जानना भी तो जरूरी है। चलिए अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडीज पर एक नजर डालते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम आता है चंपारण सत्याग्रह का। यहां समस्या क्या थी? वही शोषक तिनकठिया प्रणाली। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व संभाला और नतीजा ये हुआ कि जमींदारों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ऐसी ही एक और कामयाबी की कहानी है बारदोली सत्याग्रह की। सोचिए, फसल खराब हो गई है और सरकार ने लगान 30% बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स देने से ही मना कर दिया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और बढ़ी हुई दर को घटाकर सिर्फ 6% से थोड़ा ज्यादा कर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये सभी आंदोलन एक जैसे नहीं थे। इनमें काफी विविधता थी। जैसे एक तरफ बंगाल में तेभागा आंदोलन था, जहां बटाईदार अपनी उपज का 2/3 हिस्सा मांग रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में तेलंगाना का उग्रवादी संघर्ष था, जो निजाम के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। अच्छा, ये आंदोलन तो हुए, ये हमने देख लिया, लेकिन इनका असली असर क्या हुआ? और क्या ये 19वीं सदी के आंदोलनों से अलग थे? सिर्फ लिस्ट गिनाने से अच्छे नंबर नहीं मिलते, विश्लेषण करना पड़ता है। तो चलिए अब विश्लेषण करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के किसान आंदोलनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब देखिए, जहां 19वीं सदी के आंदोलन सिर्फ स्थानीय और अपनी तात्कालिक आर्थिक शिकायतों तक ही सीमित थे, वहीं 20वीं सदी के आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। इनका नेतृत्व अब गांधी और पटेल जैसे राष्ट्रीय नेता कर रहे थे और इनकी विचारधारा राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। और फिर आया साल 1936। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक साल था। क्यों? क्योंकि इसी साल अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब किसानों की लड़ाई किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गई, जिसकी एक आवाज थी, एक संगठन था। तो कुल मिला के इन आंदोलनों का महत्व क्या था? संक्षेप में कहें तो इनसे किसानों में राजनीतिक चेतना जागी। उनके संघर्ष देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े और जो सामंती जमींदारी व्यवस्था थी उसकी नींव कमजोर पड़ गई। एक तरह से इसने भविष्य के किसान संगठनों के लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार कर दिया। अब हम अपने उत्तर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी निष्कर्ष। एक अच्छा निष्कर्ष सिर्फ कही हुई बातों को दोहराता नहीं है,
बल्कि वो इन ऐतिहासिक घटनाओं को आज के समय से जोड़ता है, उनकी प्रासंगिकता बताता है। तो यहाँ हमें ये सवाल पूछना होगा कि इन ऐतिहासिक संघर्षों की आज के समय में क्या विरासत है? क्या आज भी किसानों की लड़ाइयों में हमें उन पुराने संघर्षों की कोई झलक दिखाई देती है? और इसका जवाब है बिल्कुल। चंपारण और बारदोली की जो भावना थी, जो जज्बा था, वो आज भी आधुनिक कृषि आंदोलनों में जिंदा है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। ये कल भी जारी था और आज भी जारी है।